नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। राहुल गांधी की पीएम केयर्स पर सवाल उठाने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाबी हमला किया है। नड्डा ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार पर पीएम राहत कोष के पैसों को गांधी परिवार के ट्रस्ट में भेजने और चीन से पैसे लेकर राष्ट्रहित को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष राहुल गांधी पर फर्जी खबरें फैलाने का भी उन्होंने आरोप लगाया है। एक दिन पहले ही पीएम केयर्स से जुड़ी जानकारी आरटीआई के जरिए न देने के पीएम दफ्तर के फैसले के बाद राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला था। इसी का जवाब देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आपके परिवार की संदिग्ध विरासत में पीएमएनआरएफ में एक स्थायी स्थान और फिर राहत कोष से अपने परिवार के कई ट्रस्ट में पैसे डाइवर्ट करना शामिल है। आपने और आपकी मां ने राष्ट्रीय हित को चोट पहुंचाने के लिए चीन से पैसे भी लिए। क्या कोई इससे भी नीचे गिर सकता है? देश को पीएम और उनकी पहल पर पूरा विश्वास है। पीएम केयर्स को मिले अपार समर्थन से ये फिर से साबित हुआ है। एक परास्त व्यक्ति के तौर पर आप सिर्फ बड़बड़ा और झूठी खबरें फैला सकते हो, जबकि पूरा देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में दिन भर हंगामा चलता रहा। बीरभूम जिले के शांति निकेतन में बनी इस यूनिवर्सिटी ने एक दीवार बनवाई थी और दीवार बनाने से लोग इस कदर नाराज हुए कि तोड़फोड़ शुरू हो गई। आसपास के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए और दीवार बनाने के लिए लाए गए सामान को फेंकना शुरू कर दिया। लोग ईंटें उठा उठाकर फेंकने लगे। उन्होंने सड़क पर रखा सीमेंट भी उठाकर फेंक दिया। फिर गुस्सा निकालने के लिए वो मैदान में लगे एक टेंट के पास पहुंच गए। पहले टेंट के अंदर रखी कुर्सियां तोड़ी गईं। फिर वो टेंट में लगे पंखों को तोड़ने लगे। उनका गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ, बल्कि खुदाई करने की एक मशीन से यूनिवर्सिटी का एक गेट भी उन्होंने तोड़ दिया। फिर उस पिलर का नंबर आया जिसके सहारे गेट लगा हुआ था। मशीन के पंजों से उस पिलर को भी तोड़ दिया गया। यूनिवर्सिटी ने यह दीवार इसलिए बनवाई थी ताकि कार्यक्रम में बाहर के लोग शामिल न हो पाए, लेकिन यूनिवर्सिटी का यह फैसला आसपास के लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और तोड़फोड़ शुरू हो गई। यूपी के मुरादाबाद में एक आरएसएस कार्यकर्ता को पुलिस चौकी में बंद करना चौकी इंचार्ज को भारी पड़ गया। देर रात तक चले बीजेपी विधायक और आरएसएस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद आखिरकार चौकी इंचार्ज और 2 कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। मामला पाकबड़ा थाने का है। आरोप है कि चौकी इंचार्ज पेड़ काटने के नाम पर आरएसएस के कार्यकर्ता को परेशान कर रहे थे। सोमवार को पुलिस वाले उस कार्यकर्ता को चौकी में लाकर बंद कर दिया, साथ ही उसके साथ मारपीट की। जानकारी मिलने के बाद थाने के बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता प्रदर्शन पर बैठ गए, जिसके बाद एसएसपी ने तुरंत प्रभाव से चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया। चौकी एसईजेड के चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल के विरुद्ध शिकायत की गई थी। उन्होंने कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसकी जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया उनका दोष पाया गया है, तो इसके आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चौकी प्रभारी और 2 कांस्टेबल के निलंबन का आदेश जारी किया गया है। बातचीत हुई, मैंने भैया पेड़ आप जाकर के ये देख लीजिएगा, पेड़ ये काटा है तो आप उस पर वो करवाइए कार्रवाई। नहीं काटा है तो बिना वजह वो मत करिए उसको परेशान। बोले ठीक है भाई साहब, पेड़ उन्होंने काटा नहीं है। आज फिर पुलिस गई, उनको उठा लाई। मेरा वो छीन लिया उन्होंने मोबाइल फोन, और उसके बाद मुझे अंदर बंधक जो बना दिया और 2 कांस्टेबल लगा दिए और बोले लाठी लाइए और इनका आरएसएस का भूत आज ही उतारेंगे। जम्मू में कठुआ के एक पुलिस थाने में 15 अगस्त को हुए एक कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो गया, जिस पर पुलिस निशाने पर आ गई। आरोप है कि इस कार्यक्रम में कोरोना से जुड़े नियमों का पालन नहीं हुआ। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। वायरल वीडियो में एक डांसर के इर्द गिर्द घेरा बनाकर लोग झूमते हुए दिखे। पीछे खड़े कुछ पुलिसकर्मी वीडियो बनाते हुए भी नजर आए।
15 अगस्त की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। और अगर ये जो वीडियो है ये ऑथेंटिक पाएगी तो मैं विश्वास रखती है कि इसमें जो भी डिपार्टमेंटल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कार्यक्रम में न तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने के नियम का पालन हुआ और न ही पुलिस वाले कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहने दिखे। महाराष्ट्र के पालघर में केमिकल फैक्ट्री में धमाके के बाद आग लग गई, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग काम में जुटे हुए थे, तभी वहां आग भड़की और उसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में लिया। आग इतनी खतरनाक थी कि दूर से ही ऊंची लपटें उड़ती हुई दिखाई दी और उससे निकलता धुआं आसमान में छा गया। बताया गया कि पहले फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आग चारों तरफ फैल गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलने के बाद वहां पहुंचे दमकल के लोग आग बुझाने के काम में जुट गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री में छत और दूसरे हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा। धमाके की आवाज 15 किलोमीटर तक सुनी गई। मॉरिशस के समंदर में फंसा तेल का टैंकर 2 हिस्सों में टूट गया। करीब 4000 टन तेल से लदे इस जहाज में दरार आने के बाद समंदर में तेल का रिसाव शुरू हो गया था और आखिरकार ये जहाज बीच से टूट गया। टूटने के बाद जहाज का एक हिस्सा समंदर में डूबने लगा जबकि दूसरे हिस्से में भरा तेल समंदर में तेजी से रिसने लगा। इस जहाज में आई दरार लगातार चौड़ी हो रही थी, जिसके बाद उसके टूटने की आशंका जताई गई थी। हालांकि खतरे को देखते हुए इसमें भरे तेल को निकालने का काम शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी 1000 टन से ज्यादा तेल समंदर के पानी में मिल गया। तेल की वजह से मॉरिशस के खूबसूरत समुद्री तट काली परत से ढके नजर आए। इस हादसे के बाद से ही मॉरिशस में बड़े पैमाने पर सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आम लोग भी हिस्सा लेते दिखे। इसके अलावा भारत समेत कई दूसरे देश भी इस काम में मॉरिशस की मदद कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारत से रिश्ते और मजबूत बनाने पर जोर दिया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भरोसा दिया कि वो चुनाव जीतने के बाद भारत का साथ देंगे। जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। I said if the United States and India became closer friends and partners, then the world will be a safer place. शाहीन बाग से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद अली के बीजेपी में शामिल होते ही शाहीन बाग के प्रदर्शन का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि शाहीन बाग में प्रदर्शन बीजेपी के इशारे पर हुआ था। ये सारे के सारे सवाल हम तब भी खड़े करते थे कि ये दिल्ली पुलिस के द्वारा प्रायोजित है, केंद्र सरकार के संरक्षण में प्रोटेस्ट चल रहा है। जबकि बीजेपी ने सफाई देते हुए कहा कि बीजेपी में शामिल हुए लोग खुद भी शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शनों से परेशान थे। शाहीन बाग में जितने लोग रहते थे सब उस धरने में शामिल थे, ऐसा कहना चाहती है आम आदमी पार्टी। मुंबई के शिवड़ी इलाके में पुलिस ने एक आदमी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि मारे गए आदमी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था और वो इस मुद्दे पर अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। दावा है कि इसी बात से नाराज महिला ने मायके वालों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इन चारों आरोपितों को शिवड़ी पुलिस थाने के पुलिस अधिकारियों ने अटक की है। बीसीसीआई ने सुरेश रैना का एक वीडियो शेयर किया जिसमें रैना किशोर कुमार का एक गाना गाते हुए दिखाई दिए। कोरोना संकट का रेलवे की कमाई पर भी काफी असर पड़ा है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 महीनों में टिकटों से होने वाली कमाई की तुलना में ज्यादा पैसा यात्रियों को वापस करना पड़ा। 1 अगस्त तक रेलवे को यात्री ट्रेनों की बुकिंग से 2368 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि ट्रेनों के कैंसिल होने से उसने 2628 करोड़ रुपए वापस किए। हालांकि इस बीच रेलवे को माल ढुलाई से ठीक ठाक कमाई हुई। खबर है कि अगस्त के पहले 15 दिनों में माल ढुलाई से आए 1 साल पहले दर्ज की गई कमाई को पार कर गई और पिछले 1 हफ्ते में 3.4% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके अलावा कोरोना काल में पिछले साल की तुलना में माल गाड़ियों की रफ्तार भी दोगुनी हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें काले झंडे दिखाने के लिए इकट्ठा हुए और उनके खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी करने लगे, लेकिन पुलिस ने सिंधिया के इंदौर पहुंचने से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने एक कांग्रेस कार्यकर्ता की पिटाई भी की। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को खींच कर गाड़ी में बिठाया, जिसके बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से बहस करने लगा।
उसने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद पुलिस ने उसे लाठी से पीटा। पुलिस का सख्त रुख देखकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के तेवर नर्म नहीं हुए और उन्होंने सिंधिया के खिलाफ नारेबाजी जारी रखी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और माना जा रहा है कि सिंधिया का इंदौर दौरा भी इसी से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 13 साल की बच्ची की सड़क हादसे में मौत के बाद खफा लोगों ने ट्रक को ही आग के हवाले कर दिया। घटना रायगढ़ के धर्मजगढ़ इलाके की है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने 13 साल की बच्चे को टक्कर मार दी। इस हादसे में बच्ची की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद खफा लोगों ने सड़क पर जैम लगा दिया, ट्रक में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा ट्रक जल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खफा लोगों को सड़क से हटाया, जिसके बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में धधकती लपटों ने आग के बवंडर जैसी शक्ल ले ली। 3 दिन पहले लगी इस आग ने करीब 30,000 एकड़ का इलाका जलाकर राख कर दिया है। और सामने आई एक तस्वीर में तो इस आग का विकराल रूप देखने को मिला। तेज गर्म हवा और राख ने आग के इर्द गिर्द बवंडर बना लिया। नीला आसमान आग के विशाल काले धुएं में ढका हुआ नजर आया। धुआं इतना घना था कि उसके पीछे दूर दूर तक कुछ दिखाई ही नहीं दिया। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन भयानक आग के आगे उनकी कोशिश ऊंट के मुंह में जीरे जैसी दिखी। वहीं तबाही की आसमान से ली गई तस्वीरों में जंगल का एक बड़ा इलाका जला हुआ दिखा। आग को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दमकल कर्मी जंगल के झाड़ को फावड़े से उखाड़ते नजर आए। हेलीकॉप्टर भी पानी बरसाते दिखे। कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया। राज्य के गृह विभाग ने अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी के मुताबिक बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा और सभी धार्मिक स्थान और स्कूल कॉलेज पूरी तरह से बंद रहेंगे। साथ ही इस बीच रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर पाबंदी जारी रहेगी, जबकि मॉल और सिनेमा हॉल भी पहले की तरह ही नहीं खुलेंगे। तो वहीं राज्य में बसें भी नहीं चलेंगी। हालांकि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे अलग रखा गया है। इसके अलावा रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घरों से निकलने पर भी पाबंदी होगी। दुबई में बढ़ती गर्मी के बीच बर्फ की मांग बेतहाशा बढ़ गई। गर्मी से हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों के लिए स्विमिंग पूल में नहाना भी मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि पानी को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया गया। सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को एक स्विमिंग पूल में डालते दिखे। इससे पहले एक गाड़ी में बर्फ के टुकड़ों को बोरियों में भरकर उस स्विमिंग पूल के करीब लाया गया और फिर कुछ लोगों ने गर्मी के हिसाब से एक एक कर बर्फ के कई टुकड़ों को पानी में डाल दिया, ताकि लोगों को नहाते वक्त गर्मी का एहसास न हो। Demand is quite high during this year just because of the pandemic. बताया गया कि गर्मियों के मौसम में दुबई के ज्यादातर लोग उन देशों का रुख कर लेते हैं जहां गर्मी कम पड़ती है, लेकिन इस बार महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लिपुलेख विवाद के बाद भारत और नेपाल की पहली बैठक हुई। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख विवाद के बाद पहली बार बैठक हुई, जिसमें काठमांडू में चल रहे कई विकास के कामों की समीक्षा की गई। साथ ही भारत ने इन प्रोजेक्ट में तेजी लाने का भरोसा भी दिया। यूपी के पीलीभीत में बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी मारपीट हुई, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की 2 महिला क्रिकेटरों ने आपस में शादी कर ली। लॉरा हैरिस और डिलिसा किमिंस ने इस बात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी। इसमें उन्होंने शादी की तस्वीरें भी शेयर की। दोनों ने शादी से पहले 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। पीएम केयर्स फंड की कानूनी वैधता पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी। केंद्र सरकार ने इसी साल मार्च में कोरोना और इसी तरह की बड़ी आपदा से लड़ने के लिए पीएम केयर्स फंड बनाया था। पीएम केयर्स फंड में कोई भी व्यक्ति या संस्था दान दे सकती है और केंद्र सरकार इस पैसे का इस्तेमाल आपदा में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए करती है। एक जनहित याचिका में इसके गठन को चुनौती दी गई है। पीएम केयर्स फंड के प्रमुख पीएम होते हैं और सरकार ही इसको चलाती है, लेकिन इसका ऑडिट सीएजी के बजाय निजी कंपनी करेगी। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत भी नहीं आएगा। इसी वजह से इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 15 पर बाढ़ का कहर टूटा तो करीब 750 गांव चपेट में आ गए। राज्य में बहने वाली ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती दिखीं और इनमें लखीमपुर खीरी की हालत कुछ ज्यादा ही खराब नजर आई, जहां पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से शारदा, घाघरा और करनाली नदी उफान पर है। और इसका असर जिले की 3 तहसीलों के 60 गांवों में नजर आया, जहां आबादी वाले इलाकों में घुस चुकी नदियां तेजी से कटान करती दिखी।
करनाली नदी में उफान आने से निघासन तहसील का बड़ा इलाका खतरे में नजर आया, तो वहीं शारदा नदी की वजह से बलिया तहसील पानी में समाती दिखी। अभी तक तो ये बहुत कटान हो गया और सब लोगों के है हजारों एकड़ कट गए हैं। खेत खलियान ही नहीं, नदियों ने घरों तक पैठ बनाकर लोगों का जीना दूभर कर दिया। नदियों के इस रूप के बाद अपने इलाके की बर्बादी देखने के अलावा लोगों के पास कोई चारा नहीं रहा। कई जगहों पर सड़कें कट गईं तो कई जगहों पर सड़कें डूब गईं। कई गांव तो बाढ़ की वजह से टापू में बदलते नजर आए। कहीं आने जाने के लिए गिनती की नावों का सहारा बचा और लोग प्रशासन से मदद नहीं मिलने की शिकायत करते नजर आए। कोई अधिकारी घर में नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। कुछ ऐसा ही हाल हापुड़ के पास गढ़मुक्तेश्वर का दिखा, जहां गंगा का पानी आसपास के गांवों में घुस गया। सड़क पर आप देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। इस पूरे इलाके की अगर बात की जाए तो करीबन 8 से 10 गांव हैं जो कि इस वक्त पानी से भरे हुए हैं। परेशान लोग ट्रैक्टर के अलावा बैलगाड़ी से सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखे। यूपी के प्रयागराज में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर लात घूंसों से जमकर हमला बोला। खास बात यह रही कि मौके पर मौजूद पुलिस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी रही। जानकारी के मुताबिक एक महिला ई रिक्शा चालक अपनी बहन के साथ सिविल लाइंस इलाके से गुजर रही थी। इसी बीच एक एजेंट जो पैसों के लिए लगातार परेशान कर रहा था मौके पर पहुंचा। बताया गया कि उसने ई रिक्शा की चाबी निकाल ली, जिसके बाद पहले तो दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। इस बीच लोगों ने भी लड़कियों का साथ दिया और उस एजेंट की धुनाई कर दी। मारपीट खत्म होने के बाद पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज किया और फिलहाल जांच में जुटी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एक एग्जीबिशन में कोरोना से बचाव के लिए लोगों का तापमान मापने वाला एक रोबोट तैनात किया गया। 5G तकनीक से लैस इस रोबोट को थाईलैंड की एक टेलीकॉम कंपनी ने बनाया है, जो एग्जीबिशन में अपने सामने से गुजरने वाले लोगों का तापमान चेक करता नजर आया। इस रोबोट में थर्मल स्कैनर लगा है जो ये बता सकता है कि सामने खड़े शख्स को बुखार है या नहीं। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में कुत्ते की डील डॉल वाला एक दूसरा रोबोट सैनिटाइजर लिए इधर से उधर मंडराता दिखा। अपने सेंसर के जरिए ये रोबोट लोगों की मौजूदगी भांपता और उनके पास जाकर उन्हें सैनिटाइजर के इस्तेमाल के लिए जागरूक करता नजर आया। एग्जीबिशन में इसके अलावा भी कुछ दूसरे रोबोट तैनात दिखे। आज की ताजा खबर में एक ब्रेक।